हेलो एवरीवन, मैं कैलाश। विरासत एकेडमी यूट्यूब चैनल के इस कोर्स में आप सभी का स्वागत है। विरासत एकेडमी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराती है, जिसमें हम CUET, UG एंड PG की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं। इसके साथ और भी डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं। और मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाता हूँ। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फिजिक्स का रिसर्च स्कॉलर हूँ। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखा था। अब हम इस क्लास में गॉस लॉ के बारे में देखेंगे कि गॉस लॉ क्या है। तो गॉस लॉ हम लोग देखेंगे। गॉस लॉ, लेकिन गॉस लॉ से पहले कल पिछले क्लास में जब मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल बताया था तो वहाँ पे ये बताया था कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर टॉर्क अप्लाई होता है, लेकिन उसमें दो तीन कंडीशन है। तो जो टॉर्क होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो टॉर्क होता है, टॉर्क, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो टॉर्क होता है, ये टॉर्क होता है यानी कि P मॉड E मॉड कॉस थीटा। यानी कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसमें कोई एक डाइपोल रखा गया है और इन इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा एंगल है, तो ये इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा। जब रोटेट करने की कोशिश करेगा तो ये कोशिश करेगा कि इसको स्टेबल करें और एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाए। तो तीन प्रकार के इक्विलिब्रियम हो सकते हैं इस केस में, और वो डिपेंडेंट होंगे थीटा पे। ये कॉम्पिटिटिव प्रेफरेंस से है। तो अगर E इज पैरेलल टू P, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पैरेलल है एक दूसरे के, तो ये जो कंडीशन होगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम यानी कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। और अगर इसमें ये कंडीशन होना चाहिए, और अगर E इज परपेंडिकुलर टू P तो ये जो होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब हम गॉस लॉ की बात करते हैं कि व्हाट इज गॉस लॉ। तो बल्कि मुझे तो इसके जगह पे ये लिख देना चाहिए, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम
of dipole in इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसको तो हटा ही देना चाहिए। अब हम आते हैं गॉस लॉ की तरफ। गॉस लॉ, गॉस लॉ, गॉस लॉ में क्या है? व्हाट इज गॉस लॉ? तो गॉस लॉ के हेल्प से कूलाम्ब लॉ डिराइव हो सकता है, और गॉस लॉ के हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिफरेंट शेप्स भी फाइंड किया जाता है। गॉस लॉ से पहले एक टर्म आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है उसकी बात करते हैं सबसे पहले। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैंने मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताया था। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस इन यूनिट सरफेस एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी थ्रू अ सरफेस जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन passing through a surface। तो पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया पासिंग थ्रू अ सरफेस क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जैसे ये एक सरफेस है और इस सरफेस से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं, उस लाइन की डेंसिटी जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई से डिनोट किया जाता है एंड दैट इज इक्वल टू ई डॉट ए। और ए है एरिया वेक्टर है। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात है। तो गॉस लॉ क्या कहता है? सिंपल, मैं बहुत ही डिस्क्राइब करने नहीं जा रहा हूं, आप लोग इसको पढ़े हैं। गॉस लॉ का अगर मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखें तो क्या होगा? गॉस लॉ ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a closed
गॉसियन surface is 1 upon epsilon naught times of the charge enclosed by that Gaussian surface. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस इज 1 upon epsilon naught टाइम्स ऑफ द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। यानी कि यहां से अगर देखें तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट इज Q upon epsilon naught. This is simply our Gauss law. Simple. Q upon epsilon naught. तो गॉस लॉ एक सिंपल स्टेटमेंट है। अब गॉस लॉ के बेसिस पे अच्छे, और ये जो हो जाएगा हमारा दैट विल बी इक्वल टू ई डॉट डी एस का क्लोज्ड इंटीग्रल। ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है गॉस लॉ का। इससे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ शेप के, और फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ चलेंगे। तो ये हम सिंपल मेरा गॉस लॉ है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको बहुत ही डिटेल में इसका कह सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन डेरिवेशन के फॉर्म में नहीं जाएंगे, हमको आगे भी बढ़ना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब गॉस लॉ तो हमको मालूम चल गया। गॉस लॉ क्या है? ई डॉट डी एस का क्लोज्ड इंटीग्रल इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस गॉस लॉ का एप्लीकेशन से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। एक स्फेरिकल हॉलो स्फेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इसके हेल्प से हम कूलाम लॉ भी डिराइव कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करने वाले हैं। तो पहला इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a hollow sphere। ठीक है, एक हमने क्या किया, ये हॉलो स्फीयर ले लिया। जब स्फीयर हॉलो है तो सारे जो इलेक्ट्रिक चार्ज होंगे वो इस सरफेस पे पहले होंगे, और मान लेते हैं इस सरफेस पे जो टोटल चार्ज है वो Q है। अब हमको, और इस स्फीयर का जो रेडियस है दैट विल बी स्मॉल r, या फिर इसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। का रेडियस जो है कैपिटल R से इसका रेडियस है। अब हमको इस पॉइंट पे, अगर ये O पॉइंट है, हमको A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, जो कि कितने डिस्टेंस पे, एक स्मॉल r डिस्टेंस पे है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विथ हेल्प ऑफ गॉस लॉ कैसे निकालेंगे, और इस गॉसियन सरफेस के इनर पॉइंट पे कैसे निकालेंगे, आउटर पॉइंट पे कैसे निकालेंगे, कैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा विथ हेल्प ऑफ गॉस लॉ, हम देखेंगे।
गॉस लॉ क्या है, E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और ये टोटल चार्ज क्यू है, तो हम ये स्मॉल, ये डिस्टेंस है ओ ए डिस्टेंस का एक रेडियस लेंगे, ओ ए डिस्टेंस का रेडियस लेके एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करेंगे, एंड दैट इमेजिनरी सरफेस, आप समझ सकते हैं ये एक इमेजिनरी सरफेस है, ये इमेजिनरी सरफेस क्या होगा, गॉसियन सरफेस होगा, गॉसियन सरफेस होगा। अब ये हमारा जो चार्ज है, ये पूरा का पूरा जो क्यू चार्ज है वो इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ गया। जब इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, क्या है, E डॉट डी एस। तो इस सरफेस का, इस टोटल गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज है, Q, और इस गॉसियन सरफेस के में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना है, दैट इज E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अब हमको इस ए पॉइंट पे, अच्छे, अगर ये गॉसियन सरफेस है तो ये पॉइंट चाहे यहां पे हो या फिर इसके किसी भी पॉइंट पे, बी पॉइंट हो, सी पॉइंट हो, यानी कि इस सेंटर से आर डिस्टेंस पे ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल डिस्टेंस रहेगा, ये सारे डिस्टेंस सेम है, ये सारे डिस्टेंस सेम है। तो इस किसी भी इस सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो सेम होगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है। तो ये E तो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा और इसका ds का इंटीग्रल, इसका टोटल सरफेस एरिया कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो E क्या हो जाएगा, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो एक हॉलो स्फीयर के सेंटर से आर डिस्टेंस पे आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एट द पॉइंट ऑफ सरफेस ऑफ द हॉलो स्फीयर, तो अगर इस सरफेस पे भी देखेंगे तो भी हमारा जो है चार्ज ओवरऑल, ये गॉसियन सरफेस है, इस पे चार्ज कितना रहेगा, सेम चार्ज रहेगा। तो सेम चार्ज अगर रहेगा तो ये स्मॉल आर को कैपिटल आर से अगर हम रिप्लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर। अगर ये रीजन 1 है और सरफेस पे रीजन 2 है और इनर, कोई भी इनर पॉइंट अगर लेंगे हम, कोई भी इनर पॉइंट अगर हम लेंगे तो कोई भी इनर पॉइंट लेंगे तो इस इनर पॉइंट में कोई भी चार्ज नहीं है क्योंकि ये स्फीयर हॉलो है, हमारा चार्ज तो इधर बाहर है, अंदर कोई चार्ज नहीं है। जब अंदर कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ पे क्यू के जगह पे 0 हो जाएगा, जे भी 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 हो जाएगा, E इक्वल टू 0। तो ये रीजन
1 में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रीजन 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये रीजन 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड है। इनसाइड, आउटसाइड, और ये क्या है, सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हॉलो स्फीयर is 0. Outside hollow sphere depends on 1 upon r square, and at the surface of sphere, hollow sphere, 1 upon capital R square. तो ये जो है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है हॉलो स्फीयर के। अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड सॉलिड स्फीयर हो जाए, अगर यही स्फीयर अगर सॉलिड हो जाए तो फिर क्या होगा। लेकिन उससे पहले अगर हम ये देखें कि यही इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में अगर हमको बताना हो तो हमारा क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब यहां पे अगर हम देखेंगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, चार्ज Q, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू Q अपान 4 पाई आर स्क्वायर। अब Q के जगह पे अगर ये 4 पाई आर स्क्वायर हम रिप्लेस करेंगे तो क्या क्या होगा, ठीक है, सिग्मा इक्वल टू Q अपान में 4 पाई आर स्क्वायर। रीजन 1 में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड था, E इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन Q अपान आर स्क्वायर। रीजन 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ये आउटसाइड द हॉलो स्फीयर एट द सरफेस ऑफ हॉलो स्फीयर, इसमें क्या है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में आर स्क्वायर। और रीजन 3 इनसाइड में क्या है, 0 ही है क्योंकि चार्ज है ही नहीं तो 0 है। अब आते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की अगर बात करेंगे, इन टर्म ऑफ सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब हमको क्या रिप्लेस करना है, अगर Q को रिप्लेस कर लें दैट इज Q इक्वल टू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर से अगर हम रिप्लेस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, फोर पाई आर स्क्वायर सिग्मा अपान में आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ये क्या हो जाएगा सिग्मा अपान में एप्सिलॉन एंड आर स्क्वायर अपान में आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। सेकेंड रीजन में अगर देखें सेम वर्क शुड बी परफॉर्म्ड। सेकेंड रीजन में अगर हम इसी तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर सेम रहेगा, कट के 1 हो जाएगा। आप देखिए अंतर क्या है इन दोनों में, यहां स्मॉल आर है, यहां कैपिटल आर है, तो नीचे वाला जो स्मॉल आर है ऊपर वाले कैपिटल आर से कट जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि सिग्मा अपान में एप्सिलॉन। और थर्ड केस में ऑब्वियसली कोई चार्ज डेंसिटी है ही नहीं,
तो 0। ये क्या है? आउटसाइड एट सरफेस इनसाइड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा है। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। अच्छा, अगर इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो यहां पे देखेंगे अगर हम तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये पूछ सकता है आपसे। और ये है डिस्टेंस। तो अगर ये पॉइंट जो है कैपिटल आर है, इसके इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0 है, कोई रहेगा ही नहीं। आर पे तो आर स्क्वायर के डिपेंडेंट है, इसके बाद स्मॉल आर स्क्वायर पे डिपेंडेंट। तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ हमको मिलेगा। इस आर के इधर 0, आर के ये जो हमारा ये जो पॉइंट है, ये रेडियस ऑफ स्फीयर है, इसके इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। देखिए इनसाइड 0, और इसके बाद ये 1/r² से वेरी कर रहा है। देखें तो यहां पे आर पे इंडिपेंडेंट है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ आएगा। अब हम सॉलिड स्फीयर लेते हैं। सॉलिड स्फीयर, हॉलो के जगह पे सॉलिड स्फीयर। अगर सॉलिड स्फीयर होगा तो यहां पे भी सेम तरीके से गॉसियन सरफेस चूज करना है हमको, ठीक है। अब यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी की जगह पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। क्यू चार्ज है, इसका रेडियस आर है। मान लेते हैं कि ये हम सेलेक्ट करते हैं पॉइंट ए, ये पॉइंट ओ, और इससे लेके एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ करेंगे। फिर सेम लॉ अप्लाई करेंगे। यहां पे भी रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 आएगा, जैसा पिछले वाले में था। ये रीजन 1 है, ये सरफेस पे रीजन 2 है, और इनसाइड रीजन 3 है। अब देखते हैं इसका किस तरीके से ग्राफ आएगा। इसके केस में भी सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे हम। क्या है भाई? E4 पाई, अगर इमेजिनरी हमने ड्रॉ किया है सरफेस, ये अगर स्मॉल आर है, ये रेडियस स्मॉल आर का है अगर, और ये रेडियस कैपिटल आर है, सपोज दैट, तो 4 पाई r² Q अपान में एप्सिलॉन। तो आउटसाइड क्या होगा? सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चाहे वो हॉलो स्फीयर हो या फिर सॉलिड स्फीयर हो, ठीक है। फर्स्ट रीजन है, रीजन 1 में ये है। रीजन 2 में क्या होगा? रीजन 2 में ये स्मॉल आर जो है कैपिटल आर से रिप्लेस हो जाएगा। अगेन कोई दिक्कत नहीं, ये स्मॉल आर कैपिटल आर से रिप्लेस होगा।
तो 1/4πε0 Q अपान में R स्क्वायर। रीजन 3 में क्या होगा? अच्छा, अंतर यहीं पे आएगा। अभी इसके पहले जब हॉलो स्फीयर था तो सारे चार्ज जो हैं वो सरफेस पे रिजाइड कर रहे थे, बट इस केस में सॉलिड स्फीयर है तो यहाँ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा। सारे जो चार्ज हैं इनसाइड द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड है इक्वली, तो अलग अलग वॉल्यूम में अलग अलग चार्ज का अमाउंट ऑफ चार्ज रहेगा। तो अगर हम सपोज दैट इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो इस पूरे रीजन में कितना चार्ज है इसको हमको निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा? सेम प्रोसेस। अब हेयर हम क्या करेंगे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू क्यू अपान वॉल्यूम क्या है? 4/3πr3। अगर ये वॉल्यूम बदल जाएगा, v डैश वॉल्यूम है, तो हमारा क्या होगा? जो चार्ज होगा q डैश इक्वल टू रो v डैश। सिंपल। अब हम इस केस में अगर q डैश ले रहे हैं, इस रीजन में कितना चार्ज है वो पता करना है। सेम क्या करेंगे? v डैश क्या है? तो ये कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर हो जाएगा अगर ये इस छोटे वाला रेडियस लेते हैं, स्मॉल आर। सो लेट सी व्हाट विल बी q अपान में 4/3πr3। v डैश क्या है? सेम प्रोसेस 4/3πr3। 4/3 कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, तो q डैश क्या आ जाएगा? q इंटू r³ अपान में r³। तो दिस इज आवर q डैश। अब यहां पे q डैश रखेंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो हियर इज आवर E इंटू 4πr² इक्वल टू, मैं दूसरा पेन यूज कर लूं, ओके ठीक है, q डैश अपान में ε0 ये है। अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है थर्ड रीजन के लिए। सो व्हाट will it be? 4πr², q डैश इक्वल टू q r³ अपान में r³, और ये एप्सिलॉन। यहां से r³ है r, तो ये जो है सिंप्लीफाई होके क्या बनेगा? सिंपल, जस्ट हम इसको लिख सकते हैं 1/4πε। इसको मैं यहां लिख देता हूं। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी Q इंटू R अपान में R³। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इस बेसिस पे अगर हम सेम पिछला वाला एक ग्राफ ड्रा करें जो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का एक ग्राफ प्लॉट करेगा, तो क्या होगा उसका नेचर? ये r डिस्टेंस का ग्राफ है, ये r सरफेस के लिए है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है। तो ये देखिए लेस देन r इज लेस देन
कैपिटल आर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियर है, सपोज दैट ये पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या भाई, लीनियर है। सरफेस पे इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल आर है, और आउटसाइड द सरफेस क्या हो जाएगा, 1/r³। तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ जो है आएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये बढ़ेगा नहीं, सॉरी। तो इस तरीके से ये बड़ी इंपॉर्टेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का। एक और शेप है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, इनफाइनाइट प्लेन का शेप है, और क्या है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज। अच्छा हाँ, इसी चीज को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर निकालते हैं तो क्या होता है, ये कंपटीटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। डेरिवेशन इसलिए बता देते हैं कि आपको समझ में आएगा कि कैसे हो रहा है, आप खुद कर सकते हैं। तो फर्स्ट रीजन में ई हमारा क्या है, सिंपल Q/4πε/r², या फिर इसको थोड़ा अच्छे से लिख दें 1/4πε/Q/r²। अब हम सेकेंड रीजन में क्या था, एंड थर्ड रीजन में ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी देखेंगे कि ये क्या होगा। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में ये वैल्यू क्या होगा। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अभी मैंने बताया, ये है, हम Q को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में एलिमिनेट अगर करेंगे तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, ρ4/3πr³। जस्ट हमको इस Q को यहां से रिप्लेस करना है, तो क्या हो जाएगा भाई, फर्स्ट रीजन में यानी आउटसाइड द स्फीयर E इक्वल टू 1/4πε, and this is ρ4/3πr³, this is Q अपॉन में r²। अगर हम यहां ध्यान से देखें तो 4π से कैंसिल आउट होता है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रो अपॉन में 3ε, रो अपॉन में 3ε and this is r³ अपॉन में r²। ये इनसाइड है। दूसरा एट द सरफेस, सरफेस पे क्या होगा, सेम प्रोसेस वी शुड अप्लाई। अब यहां पे स्मॉल आर के जगह पे कैपिटल आर हो जाएगा,
तो क्या होगा, स्मॉल आर के जगह पे अगर कैपिटल आर होगा तो यही चीज जो है दैट विल बी इक्वल टू आर। और अगर तीसरा हम देखें, सेम थिंग्स, स्मॉल आर जो है कैपिटल आर में, लेकिन यहां पे टर्म्स अलग हैं तो इसके अकॉर्डिंग सिंप्लीफिकेशन करने पड़ेंगे। दैट विल बी इक्वल टू E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू। क्यू के जगह पे क्या हो जाएगा, रो 4/3 पाई आर क्यूब स्मॉल आर, एंड दिस इज आर क्यूब। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे दैट इज इक्वल टू रो अपान में 3 एप्सिलॉन आर। तो ये हमारा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ये सरफेस पे है, ये इनसाइड है, और ये आउटसाइड है ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। अब हम देखते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी के केस में, इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डेंसिटी और इनफाइनाइट प्लेन के केस में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है विद द हेल्प ऑफ गॉसियन लॉ। चलिए, तो पहला केस है इनफाइनाइट लाइन। फर्स्ट क्या है, इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डेंसिटी के कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। सपोज दैट कि ये एक लाइन है और इस लाइन से आर डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, और ये इनफाइनाइट लाइन है। सपोज दैट दिस इज ए इनफाइनाइट लाइन, और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो सपोज दैट अगर ये लैम्डा है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो अभी हम जब देख रहे थे कि एक स्फीयर ले रहे थे, तो इस स्फीयर के लिए गॉसियन सरफेस कैसा सेलेक्ट कर रहे थे, उससे बड़ा स्फीयर, और सेंटर सेम रख रहे थे, कॉन्सेंट्रिक सेंटर हो रहा था। तो इसके लिए गॉसियन सरफेस जो चुना जा रहा था दैट इज ये। अब यहां पे गॉसियन सरफेस जो हम सेलेक्ट करेंगे वो कैसा सेलेक्ट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चूंकि ये लाइन है और आर डिस्टेंस चारों तरफ हमको सेलेक्ट करना है, तो हम जो सेलेक्ट करेंगे गॉसियन सरफेस, इस आर डिस्टेंस का, मैं पेन दूसरा यूज करता हूं, ये इस आर डिस्टेंस का एक सिलेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये क्या हमने सेलेक्ट किया, एक सिलेंडर। अच्छा, सिलेंडर सेलेक्ट किया तो सिलेंडर में 3 सरफेस आएंगे, और इन तीनों सरफेस के अलोंग जो फ्लक्स होगा तो टोटल फ्लक्स ऐड करेंगे और देन गॉसियन सरफेस अप्लाई करेंगे। अब देखिए इसमें 3 सरफेस कौन कौन से हैं। सरफेस नंबर 1
सरफेस नंबर 2 एंड ये कर्व सरफेस नंबर 3। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं तो E डॉट ds इन दोनों सरफेस का 0 हो जाएगा। क्यों होगा? जैसे कि ये एक सरफेस है, ये E डॉट ds, तो इस सरफेस का जो परपेंडिकुलर होगा वहां पे ये जो एरिया वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही मान्य होगा। इसके एक्सियल पॉइंट में इस सरफेस के अलोंग जो एरिया वेक्टर है E डॉट ds ये हमेशा 0 होगा। क्यों? क्योंकि जो सरफेस होता है उसका एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर माना जाता है। तो उसके कारण जो है कि इन दोनों सरफेस पे E डॉट ds 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको इस साइड में यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये है और ये है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फाइंड करना है, एरिया वेक्टर इधर है, तो ये 90 डिग्री cos 90 0। सेम तरीका से यहां पे भी होगा, यहां पे भी 90 डिग्री बन रहा है। नाइनटी 90 0, जो बचेगा वो यही बचेगा। अब यहां पे अगर कर्वीलिनियर सरफेस है, सपोज दैट कि ये है हमारा, एकदम इसी तरीके से आप समझिए, ये क्या है हमारा, ये है दैट इज एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में पता करना है। तो ये 90 डिग्री cos 90 0, सेम दूसरे सरफेस के लिए cos 90 0। लेकिन अगर इसका कोई भी कर्वीलिनियर सरफेस ले, एरिया वेक्टर यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सेम है, यानी कि 0 डिग्री। अगर जब 0 डिग्री होगा cos 0 1 होगा। तो इस केस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो E डॉट ds इक्वल टू Q अपान में एप्सिलॉन। अब जो है कि ये E डॉट ds जो है वो टूट के क्या हो जाएगा भाई, दो सरफेस में तो 0 हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, E1 ds1 प्लस E2 ds2 प्लस E3 ds3 Q अपान में एप्सिलॉन नॉट। जहां पर कि अगर इन दोनों को हम 0 कर लें तो यही बचेगा। तो यहां से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको नहीं पता है, E ds क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया, कर्व है, एक सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई r 2 पाई r l 2 पाई r l। तो यहां पे अगर इस l लेंथ का सेलेक्ट करते हैं, कोई भी लीनियर चार्ज डेंसिटी का L लेंथ का सरफेस अगर सेलेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 पाई R और L इक्वल टू, चार्ज कितना होगा, L लेंथ है, लैम्डा L अपान में एप्सिलॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा भाई, L से L कट जाएगा तो 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन लैम्डा अपान में R।
तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ड्यू टू अ लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब हम इनफाइनाइट प्लेन का निकालते हैं। इनफाइनाइट प्लेन, इनफाइनाइट प्लेन का क्या होगा ये देखना है। सेम रूल अगेन, सपोज दैट कि ये हमारा एक प्लेन है, इससे एक डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस पे जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज सिग्मा। नॉन कंडक्टिंग प्लेन, दो केस होगा, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग। तो पहला है नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट प्लेन पहला, और दूसरा है कंडक्टिंग। तो नॉन कंडक्टिंग के केस में क्या हो जाएगा भाई, नॉन कंडक्टिंग के केस में चार्ज एक ही सरफेस पे होगा, लेकिन एरिया जो है आगे पीछे दोनों का जोड़ा जाएगा, टॉप बॉटम। सपोज दैट मेरा ये हाथ है, तो इसके सरफेस कितने होंगे, दो, एक अपर सरफेस एक लोअर सरफेस। और अगर ऊपर यहां पे तो दो दो सरफेस है, बट चार्ज जो है एक ही सरफेस पे है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा इस केस में, नॉन कंडक्टिंग के केस में, तो सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन। नॉन कंडक्टिंग के केस में, सॉरी ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है नॉन कंडक्टिंग के केस में। कंडक्टिंग के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपान एप्सिलॉन। अच्छा ये तो मैंने लिख दिया डायरेक्टली। हाँ, सरफेस एक केस में दो सरफेस सेलेक्ट किया जाता है और एक केस में एक। तो अगर गॉस लॉ लगाएं तो ई नॉन कंडक्टिंग केस में कितने सरफेस हैं, दो सरफेस हैं, क्लोज सरफेस। तो 2a, चार्ज कितने हैं, सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए